स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों आपके अपने चैनल एग्जाम नोटिस में। और दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं एसएससी का प्रश्न पत्र। और हर एक 2 दिन पर मैं एक एक सेट लेकर आऊंगा। तो यदि आपको प्रश्न पत्र लगानी है, आपको लगता है कि नहीं मेरा जीके जीएस पोर्शन कमजोर है, तो आप इस सेट को लगाएं और एनालिसिस करें। और हर एक 2 दिन पर मैं एक एक सेट लेकर आऊंगा। तो अगर आप चाहते हैं कि नहीं आपके लिए इसकी नीड है, देन आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो और इसको लगाकर एनालिसिस करना ना भूलें, ताकि आपको पता चले कि किस मेरा कौन सा पोर्शन वीक है और कौन सा स्ट्रांग है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था। तो अगर अंतिम मुगल शासक की बात करें तो मोहम्मद शाह था। कौन सा शासक था? मोहम्मद शाह। अब प्रश्न उठता है कि बताइए कि मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था। तो मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया था शाहजहां ने। और बताइए कि मयूर सिंहासन को सबसे पहला कौन शासक था जो लेकर भारत से बाहर गया। तो आंसर होगा नादिर शाह। इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है और आप पूरी की पूरी नोट कर लें और याद कर लें और उसको याद कर लें। और लेकिन अगर आपको पहले से जानकारी हो तो रिवाइज कर लें। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नादिर शाह का दिल्ली पर आक्रमण कब हुआ था। पहला ऑप्शन है कि 1744, दूसरा ऑप्शन है 1739, तीसरा ऑप्शन है 1705 और चौथा ऑप्शन है 1811। तो ऑप्शन बी आंसर होगा 1739, यानी दूसरा का आंसर बी होगा 1739। आप क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं कि बताइए कि नादिर शाह का जब दिल्ली पर आक्रमण हुआ था उस समय मुगल बादशाह कौन था। तो उस समय मुगल बादशाह था मोहम्मद शाह। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आजकल एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं कि बताइए कि नादिर शाह का दिल्ली पर आक्रमण हुआ था उसमें मुगल बादशाह कौन था। तो मोहम्मद शाह। अब थोड़ा नादिर शाह के बारे में जान लिया जाए कि नादिर शाह कौन था। तो याद रखिएगा कि ईरान का शासक था और इस दुर्रानी वंश का शासक, ईरान के दुर्रानी वंश का शासक हुआ करता था। और इसको ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है। और इसने नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में भारत के दिल्ली नामक शहर पर आक्रमण कर कर उसको पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। और सबसे पहले कोहिनूर हीरे को इसने ही भारत के बाहर ले गया था। अगला क्वेश्चन है, सबसे हल्का ग्रह कौन सा है। ये क्वेश्चन तो काफी हल्का है। जानते हैं कि सबसे छोटा बुध है, तो सबसे हल्का भी वही होगा। हालांकि इसमें डेंसिटी मैटर करता है, लेकिन सभी ग्रह का डेंसिटी लगभग लगभग सेम है। कुछ कई एक का थोड़ा बहुत अंतर है, जैसे शनि हो गया, बृहस्पति हो गया। तो मेनली सबसे हल्का ग्रह अगर आपसे पूछे तो बुध ही होगा। अगला क्वेश्चन है, बताइए कि भारत का जलीय सीमा से संबंध कितने देश हैं। भारत का जलीय सीमा से संबंध कितने देश हैं। तो जलीय सीमा से संबंध ऑप्शन पहला है 6 नंबर, बी है 7 नंबर, 3 है 10 नंबर और चौथा ऑप्शन है 5 नंबर। जलीय सीमा से संबंध कितने देश हैं। तो आपका आंसर होगा 7 देश। जलीय सीमा से संबंध कितने देश हैं? 7 देश। अब वो जो जलीय सीमा से संबंधित देश हैं वो देश हैं कौन कौन जो कि जलीय सीमा से संबंध रखते हैं। तो वो देश हैं पाकिस्तान, मालदीव और पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया। याद रखेंगे सातों देशों का। और एक क्वेश्चन और उठता है ए कि बताइए कि जलीय और स्थलीय, अगर 2 देश हैं जलीय और स्थलीय, ये दोनों से संबंध कितने देश रखता है। तो 3 देश रखता है, बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। चलिए अब अगला क्वेश्चन है कि जीएसटी के अंतर्गत कौन से दर नहीं है। जीएसटी के अंतर्गत कौन से दर नहीं है। तो याद रखिएगा कि जीएसटी हाल ही में जीएसटी लागू हुआ 2015 में। तो उसमें 4 तरह की दरें रखी गई, 5%, 12%, 18% और 28%। 5, 12, 18 और 28%, और जिसका ऑप्शन होगा 3rd नंबर। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिया गया है। तो भारत का याद रखेंगे नीति निर्देशक सिद्धांत लिया गया है भारत के संविधान में आयरलैंड से लिया गया है। किस संविधान से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। भारत में संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन के गति के किस नियम से बल का परिमाण मिलता है। तो न्यूटन के गति के किस नियम से बल का परिमाण मिलता है?
पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम और नो नन ऑफ दीज। पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम, नन ऑफ दीज। तो अगर याद रखिएगा कि क्वेश्चन में बल का परिमाण पूछे तो आंसर होगा दूसरा नियम, बल की परिभाषा पूछे तो आंसर होगा पहला नियम। तो यहाँ पे पूछ रहा है बल का परिमाण तो होगा दूसरा नियम। इस क्वेश्चन से इतने प्रश्न अराइज होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, गोताखोर के सिलेंडरों में कौन सा गैस भरा जाता है? तो आंसर पहला ऑप्शन है केवल ऑक्सीजन, दूसरा है ऑक्सीजन और हीलियम, तीसरा है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, चौथा है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो आंसर होगा ऑक्सीजन और हीलियम। याद रखिएगा कि गोताखोर के सिलेंडरों में ऑक्सीजन और हीलियम गैस भरा जाता है। 9th नंबर क्वेश्चन है कि शरीर के अंदर हिपैरिन का क्या कार्य है? तो शरीर के अंदर हिपैरिन, तो हिपैरिन जो होता है वो शरीर के अंदर ब्लड को लिक्विफाइड करके रखता है। हमारे शरीर के बाहर हिपैरिन नहीं पाया जाता। दिन ब्लड जैसे ही शरीर से बाहर निकलता है ब्लड का थक्का बन जाता है, ब्लड जमने लगता है और ब्लड शरीर के अंदर लिक्विफाइड अवस्था में है। इसका मात्र एक कारण है कि इस शरीर के अंदर हिपैरिन नामक एक एंजाइम है जो कि हमेशा स्रावित होता रहता है और उसी का कारण रक्त को जमने से रोकता है। और एक कार्य जिसका और है कि टेम्परेचर को बैलेंस भी करता है, यानी मानव शरीर को टेम्परेचर को बैलेंस करता है और रक्त को जमने से रोकता है। तो इसका ऑप्शन होगा 2 और 4, यानी इसका ऑप्शन देखें कौन सा है, तो 2 और 4 थर्ड नंबर ऑप्शन में है, तो इसका आंसर होगा थर्ड। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? पहला ऑप्शन है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा ऑप्शन है पेंच, तीसरा है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, चौथा है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। तो याद रखेंगे दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है यूपी के अंदर, पेंच राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश के अंदर, जिम कॉर्बेट है उत्तराखंड के अंदर, बांधवगढ़ है एमपी के अंदर। तो सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, इसको हैली नेशनल पार्क भी कहा जाता है, आप इसको याद रखेंगे। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है कि किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति थी? किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति थी? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति थी, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, किसी भी नागरिक के नागरिकता का निलंबन, किसी भी नागरिक के नागरिकता का निलंबन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद द्वारा किया जा सकता है? तो अनुच्छेद, किस अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद हो जाएगा 9। अब देख लेते हैं, ऑप्शन पहला है अनुच्छेद 8, जिसमें जिक्र है कि भारत से विदेश जाने वाले लोगों के बारे में, जिसको हम एनआरआई बोलते हैं। अनुच्छेद 14 जिसका में है कि विधि के समक्ष समानता, और 15 है कि धर्म जाति भाषा भेदभाव के आधार पर किसी को विभेद नहीं किया जा सकता, और 9 है कि अगर नागरिक, भारत के कोई भी नागरिक यदि नागरिकता का जो रूल है उसका पालन नहीं करते हैं या फिर उसे क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करते हैं तो उनको नागरिकता का निलंबन किया जा सकता है। तो आंसर हो जाएगा आपका 4। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की चाल पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है? तो ध्वनि की चाल पर दाब का बढ़ता है या घटता है या फिर कम रहता है या फिर कोई प्रभाव नहीं पड़ता? तो आपका आंसर याद रखेंगे कि ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला है, पेट्रोल का मुख्य संगठक क्या है? पेट्रोल का मुख्य संगठक क्या है? तो याद रखेंगे पेट्रोल का मुख्य संगठक है ऑक्टेन। पेट्रोल का मुख्य संगठक है ऑक्टेन। और यदि ब्यूटेन की बात करें कि ब्यूटेन किसका मुख्य संगठक है, तो एलपीजी का मुख्य संगठक है ब्यूटेन। एलपीजी का मुख्य संगठक है ब्यूटेन। अगला क्वेश्चन है कि इंसुलिन का स्राव, इंसुलिन का स्राव मानव शरीर के किस भाग से होता है? इंसुलिन का स्राव मानव शरीर के किस भाग से होता है? तो इंसुलिन का स्राव मानव शरीर के यकृत से होता है, याद रखेंगे कि यकृत से होता है इंसुलिन का स्राव, एक प्रकार का एंजाइम है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1। चलिए अब अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो पहला ऑप्शन है जिनेवा, दूसरा ऑप्शन है न्यूयॉर्क, तीसरा ऑप्शन है दिल्ली, चौथा ऑप्शन है मॉस्को। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। अब बात संयुक्त राष्ट्र संघ की है तो याद रखेंगे कि इसकी स्थापना कब हुआ था, तो 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को। और 24 अक्टूबर 1945 से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन
भी निकलता है कि बताइए कि संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। इससे इतना क्वेश्चन राज होते हैं और आप इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन है कि नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है। तो नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया जाता है 6 दिसंबर को। 6 दिसंबर को नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट सवाल ये पूछी जाती है कि बताइए कि विश्व नागरिक दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखेंगे 19 नवंबर। 19 नवंबर को विश्व नागरिक दिवस मनाया जाता है। तो इसमें कंफ्यूजन हो सकता है कि नागरिक सुरक्षा दिवस तो 6 दिसंबर और विश्व नागरिक दिवस तो 19 नवंबर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में सुजलाम सुफलाम जल योजना निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू किया गया है। तो हाल ही में सुजलाम सुफलाम जल योजना गुजरात में लागू किया गया है। इसमें 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। ऑप्शन होगा गुजरात। अब बात गुजरात की है तो गुजरात में रूपटॉप के मामले में सबसे पहला नंबर पे गुजराती हैं रूपटॉप के मामले में। दूसरा, हाल ही में एक टीजर गन हुआ जो कि सबसे पहले गुजरात पुलिस को दिया गया है। और फिर सुजलाम सुफलाम जल योजना गुजरात में लागू हुआ है। आप तीनों इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर के व्यू से, तो तीनों को आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि 5T प्लान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू हुआ है। पहला ऑप्शन है दिल्ली, दूसरा ऑप्शन है राजस्थान, तीसरा है बिहार, चौथा ऑप्शन है गुजरात। तो 5T प्लान निम्नलिखित में से लागू किया गया है दिल्ली में लागू किया गया है। अब ये हमारा 5T टर्म इंपॉर्टेंट है। 5T टर्म इंपॉर्टेंट है मतलब कि 5T का मतलब क्या होता है। तो 5T का मतलब होता है टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, टीम वर्क और ट्रैकिंग। याद रखेंगे, टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, टीम वर्क और ट्रैकिंग। तो इससे आपको इस तरह से क्वेश्चन भी राइज हो सकते हैं कि हाल ही में दिल्ली सरकार 5T प्लान लागू किया है, तो इसमें से 5T के अंतर्गत कौन से वर्ड नहीं आते हैं, और आपको उसमें 3 सही वर्ड दे देंगे, 1 गलत वर्ड दे देंगे, आपको चूज करना है। चलिए अब अगला क्वेश्चन है, 20वां क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में संसदीय व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई है। संसदीय व्यवस्था, तो संसदीय व्यवस्था ली गई है, बताइए। पहला ऑप्शन है जापान, दूसरा है इंग्लैंड, तीसरा है अमेरिका और चौथा है नीदरलैंड। तो संसदीय व्यवस्था लिया गया है इंग्लैंड से। संसदीय व्यवस्था कहाँ से ली गई है, इंग्लैंड से। चलिए अब यहाँ पे आती है संसदीय व्यवस्था, तो इसको थोड़ा देख लें कि संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत आता है मंत्रिमंडल। अगर आपको बोले कि बताइए कि मंत्रिमंडल कहाँ से लिया गया है, तो मंत्रिमंडल भी लिया गया है कहाँ से, इंग्लैंड से ही लिया गया है। तो याद रखेंगे संसदीय व्यवस्था, मंत्रिमंडल व्यवस्था सब इंग्लैंड से लिया गया है। अब एक और इंग्लैंड से लिया गया है, एकल नागरिकता का जो प्रावधान है वो इंग्लैंड से ही लिया गया है, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। अब अगला क्वेश्चन है कि चट्टाई से धूल का झड़ना निम्नलिखित में से किस जड़त्व का उदाहरण है। चटाई से धूल का झड़ना निम्नलिखित में से किस जड़त्व का उदाहरण है। तो चटाई से धूल का झड़ना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। तो जैसे ही जड़त्व का बात आए तो आप याद रखेंगे कि वस्तु काम होने से पहले कौन स्थिति में है और बाद में कौन स्थिति। अगर यहाँ पे काम हुआ है तो पहले कौन सा स्थिति में था। तो चटाई में धूल सबसे पहले विराम अवस्था में था, इसलिए हो जाएगा विराम जड़त्व। यदि पहले जैसे बस के चलते व्यक्ति, बस को रुकने पर एकाएक व्यक्ति का आगे झुक जाना, तो बस पहले कौन सी अवस्था में था, तो गति अवस्था में था, तो गति जड़त्व हो जाएगा। सिंपल है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में चुन्नी गोस्वामी का निधन हुआ है, वह निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे। तो हाल ही में चुन्नी गोस्वामी का निधन हुआ है, वो किससे संबंधित थे। ऑप्शन है फुटबॉल, क्रिकेट, लेखक, राजनीतिज्ञ। तो ऑप्शन होगा फुटबॉल। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में दिल्ली में चलाया गया अभियान है शील्ड। तो शील्ड में एल का मतलब क्या होता है। तो याद रखिएगा, शील्ड दिल्ली में चलाया गया है जिसमें एस का मतलब है सीलिंग ऑफ एरिया, एच का मतलब है होम क्वारंटाइन, आई का मतलब है इंसोलेशन ऑफ इन्फेक्टेड पेशेंट्स, ई का मतलब है इसेंशियल सर्विस इंश्योर्ड, एल का मतलब है लोकल सैनिटाइजेशन, डी का मतलब है डोर टू डोर सर्वे। तो आप इस पूरे के पूरे फुल फॉर्म को याद रखेंगे, क्योंकि परीक्षा में न जाने कौन सा दे दे कि बताइए कि एच का मतलब क्या है, ई का मतलब क्या है, और आपको पूरा का जानकारी रखना है, तभी आप उसका आंसर दे पाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा लोकल सैनिटाइजेशन। चलिए अब अगला आते हैं 24 नंबर क्वेश्चन में
24 नंबर क्वेश्चन है कि बताइए कि न्याय की जंजीर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध था। पहला शाहजहां, जहांगीर, अकबर और बहादुर शाह। तो न्याय की जंजीर के लिए जहांगीर प्रसिद्ध था। और इसमें था क्या कि जहांगीर के महल के आगे एक जंजीर लगी थी और उसमें एक घंटी बंधी थी, और जिसके एट ए टाइम तुरंत न्याय चाहिए वो आकर इस जंजीर को घिसता था, घंटी बजती थी, ये सुनाई राजा के कानों में पड़ती थी और तुरंत उस आदमी को न्याय के लिए बुलाया जाता था। तो जहां न्याय की जंजीर के लिए प्रसिद्ध था जहांगीर। 25वां और अंतिम क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में काले चावल को हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। तो निम्नलिखित में से किस, पहला ऑप्शन है किस राज्य के काले चावल। तो पहला ऑप्शन है गुजरात, दूसरा है मणिपुर, तीसरा है तमिलनाडु और चौथा है बिहार। तो याद रखेंगे, काले चावल दिया गया है मणिपुर को। काले चावल किसको दिया गया है? मणिपुर को। अब याद रखेंगे, काले चावल मणिपुर, काले चना भी मणिपुर, और गोरखपुर का टेराकोटा मिट्टी होता है जिसको आप बनाते हैं, खिलौने वगैरह बनाते हैं, देखते होंगे हाथी वगैरह, घोड़ा वगैरह मिट्टी का बना हुआ, उसी जो टेराकोटा मिट्टी है, गोरखपुर के टेराकोटा मिट्टी को जीआई टैग मिला है। और कितलाई मिताई को तमिलनाडु में, जो कि तमिलनाडु का प्रसिद्ध है, एक मिठाई है, तो उसी को जीआई टैग दिया गया है। तो 2020 में 4 जीआई टैग अभी तक मिल चुके हैं। काले चावल मणिपुर, काले चना मणिपुर, गोरखपुर टेराकोटा मिट्टी जो गोरखपुर का यूपी का है, कितलाई मितलाई मिताई जो कि तमिलनाडु का है। तो 25 का 25वां क्वेश्चन हुआ। सबसे पहले क्या करें कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और जा करके अब आगे से अगर आप इस सेट को लगा दिए होंगे तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आगे से आप क्या करेंगे, सबसे पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहां से पीडीएफ डाउनलोड करेंगे और डाउनलोड करके सबसे पहले आप एक बार उसको अपने से खुद से सेट लगाइए और उसके बाद एनालिसिस कीजिए। आइए वीडियो पे और देखिए कौन सा मेरा सही है और कौन सा गलत है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप वीडियो को एक बार प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो कमेंट कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।